हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की। सेकंड चैप्टर आप लोगों का चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। वस्तुओं के समूह बनाना, और वस्तुओं के समूह बनाने में चैप्टर पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने देख लिए हैं। हम रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं, चैप्टर का रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवाइज करने में क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं उन पर बात करेंगे। स्टार्ट किया था हमने क्लासिफिकेशन से। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण किसे कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, और यदि हम उन वस्तुओं को, उनमें जो भी समानताएं हैं या भिन्नताएं हैं, उनके आधार पर, जिनमें समानताएं होंगी उनको एक समूह में रखेंगे, और जो भिन्नताएं होंगी उसके कारण उनको विभाजित करेंगे, यानी अलग अलग आप बोल सकते हो समूहों में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है ना? तो वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण है, यानी बेसिकली बांटना या छांटना आप जिसे बोलते हैं वही आपका क्या है, वर्गीकरण है, या ग्रुपिंग आप बोल सकते हो। समझ रहे हो? आपके पास, आप मार्केट गए, बहुत सारे सामान लेकर आए, ठीक है ना? तो वहां पर कुछ सामान ऐसा हो सकता है कि जो किचन में यूज होने वाला है तो आपने वो एक साइड रख दिया, ठीक है ना? कुछ आपका ऐसा हो सकता है कि जो वॉशरूम में यूज होता है वो आपने एक साइड रख दिया। कुछ आपका ऐसा होगा जो बेडरूम में यूज होता है वो आपने एक साइड रख दिया। तो इस तरह से आपने समूहों में बांट दिया सामान को कि वो किस रूम के हिसाब से, ठीक है ना? तो रूम के आधार पर आपने यहाँ पर बांटा है कि कौन से कमरे में क्या सामान लगता है, तो वो आपने किया। तो इस प्रकार से अगर आप चीजों को बांटते हैं कुछ गुणों के आधार पर, तो उसको ही वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है ना? ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक समान चीजों को एक साथ रखना ही वर्गीकरण है, और जो उनके समान नहीं है उसको दूसरे में रख दो, बस ये वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स। अगर हम बोले कि क्लासिफिकेशन करना ही क्यों है, जितना सामान मैं मार्केट से खरीद कर लाई हूं मैं उसको एक ढेर बनाकर ही रखती हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे क्यों आवश्यकता है कि मैं किचन का सामान अलग रख रही हूँ, मैं बेडरूम का सामान अलग रख रही हूँ, या फिर ड्राइंग रूम का कुछ सामान है उसको अलग रख रही हूँ? मैं सारे सामान को अलग अलग क्यों रख रही हूँ? इससे क्या होगा, जब मुझे कोई चीज चाहिए होगी, पर्टिकुलरली किचन में अगर मैंने सामान रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है किचन में यूज होने वाला ही सामान होगा। स्पाइसेस होंगे, आपका फूड आइटम्स होंगे, कुछ ना कुछ, है ना? जो हम डेली खाने में यूज करते हैं। किचन में जनरली हम खाना ही बनाने ही जाते हैं। तो खाना बनाने से रिलेटेड कोई भी सामग्री है, अगर मुझे खाना बनाते हुए कुछ खत्म हो गया है या कुछ चाहिए, तो क्योंकि वो किचन वाले पूरा एक सेक्शन है उसमें मैंने रखा हुआ है, तो उसमें मैं इजीली से उसको ले लूंगी। ठीक है ना? लेकिन अगर वहीं पर वो ढेर बना हुआ है जिसमें सारे जगह का सामान एक साथ है, तो उसमें मुझे ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए सिस्टमाइज करने के लिए चीजों को, या कम समय में हम आसानी से कार्य कर सकें एक तरीके से, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। ये तो हम एक जनरल सवाल बोल रहे हैं जब हम अपने घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम मार्केट से सामान लाए। लेकिन यदि हम क्लासिफिकेशन को अपनी स्टडी के उसमें देखें कि हमारी बुक्स में किसी टॉपिक को क्लासिफाई किया गया है, किसी टॉपिक के अंतर्गत आने वाली चीजों को क्लासिफाई किया गया है, तो क्यों किया गया है? ताकि हम उस टॉपिक से या उस टॉपिक के अंदर आने वाले सभी चीजों को एक सिस्टम से पढ़ सकें, एक क्रम से उनका अध्ययन प्राप्त कर सकें। समझ रहे? सबसे पहले आपने सजीव और निर्जीव आप पढ़ते हैं कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स है, या अर्थ है, हमारे हमारे आसपास दो प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ निर्जीव होती हैं, कुछ सजीव होती हैं। यही आपने पढ़ा। निर्जीव में आपने कहा वो चीजें सारी निर्जीव होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जिनको आप कहते हैं, जिनमें आप जनरली बोलते हैं जो ग्रो नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है उनमें, मूवमेंट नहीं आपको दिखाई दे रहा है ना? रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जिनमें कुछ ऐसे रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है, या खाना बनाने की, खाने की प्रक्रिया कोई नहीं हो रही है, तो वो जनरली निर्जीव है आपका। ठीक है? फिर सजीव आपने किसको बोला? कि जनरली जिसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें ग्रोथ हमें होते हुए दिख रही है, जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सजीव बोल सकते हैं। ठीक है? तो निर्जीव और सजीव में आपने बांटा। फिर आपने पर्टिकुलरली सजीव को उठाया, जो लिविंग थिंग्स थी, उसमें भी आपने बोला दो तरीके से होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं, पौधे भी आपके सजीव हैं, और कुछ क्या होते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई किया। लेकिन आपने प्लांट्स को अलग क्यों किया? क्योंकि उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, आप बोल सकते हो, है ना। प्लांट्स उनके पास एज सच कोई वो खाना उनको दिखाई नहीं देता हमें कि वो कुछ खा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली खुद ही अपना भोजन क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स भी उनको कहा जाता है। वहीं पर जब हम एनिमल्स को देखते हैं तो वो फूड, जैसे अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो हम लोग खाना बनाते हैं अपना, या जानवरों की बात की जाए तो जैसे आपका डियर है, हिरन हो गया या गाय हो गई, तो वो घास खाती है तो हमें दिख रही है कि वो खाना खा रही है अपना, है ना। या अगर आपका लॉयन है या टाइगर है तो वो किसी को अपना शिकार बनाते हैं, उसका शिकार करते हैं और फिर वो उस मांस को खाते हैं, इस तरह से हमने देखा है। तो उनकी भी एक फीडिंग मैकेनिज्म है, या वो अपना फूड कहीं ना कहीं से प्राप्त कर रहे हो, है ना, तो इसलिए वो सजीव है। लेकिन क्योंकि प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंसेस थे, क्या डिफरेंसेस थे? यही कि आपका प्लांट्स हमें जनरली कैसे दिख रहे हैं, उनमें ग्रोथ हो रही है लेकिन वो स्टिल है, एक ही स्थान पर आपके रुके हुए हैं। लेकिन जब हम एनिमल्स को देखते हैं तो जनरली इनमें मूवमेंट होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर आपका गमन करते हैं, चलते रहते हैं यहाँ से वहाँ, है ना। और साथ ही अगर उनके भोजन करने की प्रक्रिया भी देखी जाए तो वो भी अलग अलग है, क्योंकि जो एनिमल्स है वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड है किसी न किसी तरीके से, और जो प्लांट्स है वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। एक्सेप्शन अलग लेकर है कि कुछ कुछ प्लांट्स भी आपका दूसरे पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, पर जनरल जब हम देख रहे हैं तो वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है, इसलिए हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। एक को हमने पादप जगत में रखा कि प्लांट्स इसमें आएंगे, एक को हमने प्राणी जगत में रखा कि जो एनिमल्स है वो इसमें आएंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई करके हमने एक सिस्टम से और अच्छे से पढ़ लिया। फिर हम प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, है ना, और यहाँ एनिमल्स को भी हम आगे जाके क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हमारा जो नॉलेज गेन करने की प्रोसेस है, यानी ज्ञान को ग्रहण करने की या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसको और क्रमबद्ध बनाती है, सिस्टमाइज बनाती है और आसान बनाती है, आप बोल सकते हो। क्लियर है? and have a general idea about all the members of group। अगर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है कि जो एक ग्रुप में आने वाली, जैसे प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हो सकते हैं ना आपके आसपास, जैसे आपका रोज का प्लांट हो गया, है ना, सनफ्लावर हो गया आपका, या फिर जैस्मिन हो गया, तो फ्लावर्स हो गए सारे। फ्रूट्स के होते हैं जैसे एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, या फिर मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तो अलग अलग प्रकार के ट्रीज हैं। लेकिन जब आप एक प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं या पादप जगत की बात कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया आ रहा है कि हाँ कुछ ग्रीन लीफी हो सकते हैं, ग्रीन लीव्स हो सकती हैं, ये सारे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इनमें किसी किसी में फूल भी हैं, फल भी लग रहे हैं आपका, है ना, बीज होता है, पत्ते होते हैं, ट्री। तो ये जनरल आइडिया है पादपों को लेकर के, प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, समझ रहे हैं। बाकी उनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस वो अलग है, लेकिन अगर आप एक जनरल आइडिया लेते हैं तो वो एक जैसे होंगे। वहीं जब आप एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में आप क्या देखते हैं कि फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है ये, है ना। जनरली आपको दो या चार हाथ पैर वाले दिखेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, समझ रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से। तो वो जनरल आइडिया आता है एक निकल करके किसी एक ग्रुप के बारे में। जैसे मैंने बोला किचन में आपने जितने भी उसमें से कोई भी एक स्पाइस उठाया तो उससे रिलेटेड दूसरे में क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, या उससे संबंधित या उससे समान क्या हो सकता है। यही हो सकता है कि ये भी किचन में यूज आने वाला है ना। या फिर अगर वो कोई स्पाइस है तो दूसरा भी स्पाइस है, सपोज ये मसाले ही हैं सारे। तो एक समान आइडिया आता है एक ग्रुप को लेकर के, या उसकी जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान होती है, तो एक जनरल आइडिया क्रिएट करते हैं हम लोग एक ग्रुप को लेके। उसी के दूसरी साइड जो दूसरा ग्रुप है, उन दोनों में हम डिफरेंसेस भी पता कर सकते हैं कि पादप जगत आपका एनिमल किंगडम जो है, यानी जंतु या प्राणी जगत जो है, उससे भिन्न किस प्रकार से, समझ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही, सिस्टमैटिक नॉलेज गेन हो रहा है, क्रमबद्ध अध्ययन हो रहा है चीजों का। दूसरा, हमें एक ग्रुप के या एक वर्ग के बारे में एक जनरल आइडिया हमारा क्रिएट हो रहा है ना, या कुछ समान विशेषताएं हमको, या सामान्य जो विशेषताएं हैं वो पता चल रही हैं, या एक ग्रुप दूसरे से डिफरेंट किस प्रकार से है या भिन्न किस प्रकार से है वो हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी आपके पास, और आपने शेप के बेसिस पर, उनके आकृति के आधार पर
आपने उनको क्लासिफाई कर दिया। आपने बोला कुछ इसमें स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के, उनको हम एक साइड रख लेते हैं, कुछ सर्कुलर है उनको हम अलग रख देते हैं। तो आपने उनके शेप के बेसिस पर क्या किया, उनको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई यानी कि ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग का मतलब वर्गीकरण करना या वर्गीकृत करना। तो आपने वर्ग में उनको बांटा, और वर्ग में किस प्रकार से बांटा कि जो रेक्टेंगुलर थे वो आपने एक साथ रखे, और जो आपके सर्कुलर थे वो आपने एक साथ रख दिए। क्लियर है? चलिए, तो वस्तुओं को उनकी समानता, विभिन्नता तथा परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना या बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को समानता, विभिन्नता तथा उनके परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना? चलिए, अब प्रॉपर्टीज क्या है, किस आधार पर वर्गीकरण करोगे? वर्गीकरण करने का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आपके पास होना चाहिए ना कि इस बेसिस पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना? जैसे मैंने बोला कि हमने इस रूम के आधार पर वर्गीकरण कर दिया कि हमारे घर में कौन से रूम में क्या सामान जाएगा, तो इस आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया, है ना? जैसे हमने बोला कि सजीव थे जो, हमने एक बेसिक सा आपका कैरेक्टरिस्टिक ली कि उनका खाने का प्रक्रिया किस प्रकार की है ना? उस पे हमने उनका वर्गीकरण कर दिया कि कुछ ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं ही बना रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है दूसरे की, और कुछ ऐसे हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स पर आपका डिपेंडेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर जब आप अलग अलग पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हो, जनरली हम यहाँ पर निर्जीव चीजों के बारे में देख रहे हैं। अगर आप सामान का वर्गीकरण कर रहे हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, चीजों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसमें आप कौन कौन सी चीजों को आधार मानेंगे, कौन कौन से गुण देखेंगे? तो सबसे पहले वस्तुएं दिखने में कैसी हैं। कुछ वस्तुएं चमकदार हो सकती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती है जो चमकदार नहीं है। तो वर्गीकरण का पहला आधार या पहला गुण ही यही होगा कि आपका वस्तुएं दिखने में कैसी है, लस्ट्रस है और नॉन लस्ट्रस, यानी कि चमकदार है और गैर चमकदार है। अगर चमकदार होंगी यानी कि एक प्रकार की चमक उत्पन्न कर रही है, तो उनको आप एक कैटेगरी में रखोगे। अगर चमकदार नहीं है तो उनको आप एक कैटेगरी में रखोगे। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग करेंगे तो दो ग्रुप बनेंगे, एक चमकदार वस्तुओं का, एक जो गैर चमकदार है यानी कि जिनमें चमक नहीं। ओके, सो यू मे नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन, दैट इज दे हैव अ लस्टर। यहाँ पर कहा गया है, आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारी वस्तुएं चमकती हैं, शाइन करती हैं, और उनको क्या कहा जाता है? लस्टर कहा जाता है। Material that shine are called lustrous and those which do not are called non-lustrous. Okay? जो वस्तुएं चमकती हैं उनको लस्ट्रस कहा जाता है, लस्ट्रस शाइन भी कहा जाता है, और जो नहीं चमकती है उसको नॉन लस्ट्रस आपका कहा जाता है। ठीक है ना? दिखावट तथा चमक के आधार पर, दिखावट तथा चमक के आधार पर वस्तुओं को समूहों में बांटना। सभी पदार्थ एक दूसरे से विभिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कोयला तथा सोना दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। समझ रहे हो? तो देखने के आधार पर आपको कैसा लग रहा है, जैसे हम सोने और कोयले की बात कर रहे हैं, तो सोने में आपकी एक प्रकार की चमक है, तो आप उसको लस्ट्रस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है ना? वहीं पर कोयला जो आपका होता है वो चमक नहीं रहा है, तो उसको नॉन लस्ट्रस मटेरियल की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर रहे हैं, बेसिकली ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जा रहा है। और उसके लिए आपने एक बेस जो माना, आप बोल सकते हैं किसके बेसिस पर आपने उसको लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस कहा, तो वो देखने के अपीयरेंस के बेस पर। समझ रहे हैं? अगर शाइन कर रहा है तो लस्ट्रस है, अगर शाइन नहीं कर रहा है तो नॉन लस्ट्रस होगा। ओके, इस तरह से आपने अपीयरेंस के आधार पर। दूसरा, उनमें से लाइट किस तरह से पास हो रही है उस बेसिस पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर जितनी लाइट उस पर पड़ रही है वो सारी उससे पास हो जा रही है तो उसको आप ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। अगर लाइट का कुछ एक पार्ट उससे पास हो रहा है तो उसको आप ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। अगर लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही तो उसको क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। ठीक है ना? तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, या उनसे लाइट किस प्रकार से पास हो रही है उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और उसके बेस पर अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो तीन प्रकार के ग्रुप यहाँ पर बनते हैं। पहला आता है ट्रांसपेरेंट, एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड वन इज ओपेक। पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। समझ रहे हैं? तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से? आपने देखा होगा कभी कभी कोई कोई कांच ऐसा होता है जिससे बिल्कुल साफ हमें आर पार दिखाई देता है ना?
आपकी विंडो पे लगा हुआ ग्लास ऐसा हो सकता है कि खिड़कियों में लगे हुए जो कांच होते हैं तो खिड़की से आपसे बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट है। कोई कोई ग्लास जैसे टिंटेड ग्लास वगैरह आते हैं जिनसे बहुत कम आपका लाइट आर पार जाती है, ठीक है ना, जब लाइट आर पार जाएगी तभी आपको दिखाई देगा। तो बहुत कम लाइट आर पार जा रही है, एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, इसका मतलब आपको दिखाई भी बहुत धुंधला देगा। तो कई कई कांच ऐसे भी होते हैं जिनसे धुंधला दिखाई देता है। और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है, जैसे आपकी क्लासरूम की वॉल देखो, आपको उसके पीछे नहीं दिख रहा है, आपके सामने जो स्क्रीन लगी है इस स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो ये चीजें क्या है, ये आपकी ओपेक में आएंगी, यानी अपारदर्शी, क्योंकि इनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है जनरली, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो पहला है, इसमें एग्जांपल है आपके ग्लास, और कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जिनसे आपका साफ दिखाई देता है, जैसे ये विंडो है और इसके पीछे एक बहुत सुंदर व्यू है तो वो हमें क्लियर दिख रहा है। वहीं पर अगर दूसरे प्रकार का ग्लास होता है यहाँ पर, तो उससे हमें कैसा दिख रहा है, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। और वहां पर अगर आपकी लकड़ी की विंडो है सपोज, तो तब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो। सो ग्लास एंड सम प्लास्टिक अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। कुछ कांच और प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जितना लाइट उनमें टकरा रही है वो पूरे को क्या कर रहे हैं, वहां से बाहर जाने दे रहे हैं। तो जब पूरी लाइट वहां से पास होगी तो आपको दिखाई भी बहुत क्लियर देगी, ओके। तो इसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। देन ट्रांसलूसेंट एग्जांपल, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड ऑयल पेपर अलाउ सम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। ये क्या करते हैं, लाइट के कुछ पोर्शन को ही बस अपने में से गुजरने देते हैं। तो जब थोड़ी ही मात्रा में लाइट इनसे गुजरेगी तो क्या होगा, आपका दिखाई भी आपको थोड़ा थोड़ा ही देगा, यानी धुंधला दिखाई देगा। तो इनको कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि आपका अल्प पारदर्शी। ओपेक क्या हो गया, जैसे वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ये लाइट को अलाउ नहीं करते अपने में से पास होने को, यानी कि अपने में से लाइट को गुजरने नहीं देते, बेसिकली आर पार आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि इस वाले केस। क्लियर, चलो नोट करो। पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को तीन समूह में बांटा जा सकता है, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासक, पारभासी या अल्प पारदर्शी भी उनको कहा जाता है। तो पारदर्शी वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, कांच के आर पार देखा जा सकता है इसलिए कांच को पारदर्शी कहते हैं, या प्लास्टिक के आर पार भी किसी किसी के देखा जा सकता है तो उसको पारदर्शी कहा जा सकता है। पारभासी या पारभासक वो हैं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है लेकिन कुछ मात्रा में आप देख सकते हैं, जिनको अल्प पारदर्शी भी मैं कह रही हूँ। अपारदर्शी या अपारदर्शक वस्तुएं वो हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शक या अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कि लोहे की शीट हो गई, लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, इस तरह से चीजों से आपके आर पार नहीं दिखाई दे इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके आर पार आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। हार्डनेस के बेसिस पर हम दो प्रकार के समूह बनाते हैं, एक होते हैं कठोर और एक कैसे होते हैं, कोमल। एक हार्ड सब्सटेंस होते हैं और एक होते हैं सॉफ्ट। हार्ड कौन से हैं, जिनको आप काटने का प्रयास कर रहे हैं तो वो कट नहीं रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप वो अपने आकार को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं आकृति को चेंज नहीं करते। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार के वर्ग बनाते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड में आपका जैसे पत्थर आ गया, हेलमेट दिखाया गया है, कटलरी आ गई आपकी, या कोई स्टैचू है। सॉफ्ट में जैसे सॉफ्ट टॉयज आ गए, रबर बैंड, पिलोज या स्पॉन्जेस आ गए, तो ये सारे सॉफ्ट में होते हैं, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर भी आप वस्तुओं को बांट सकते हैं, कुछ हार्ड में और कुछ को सॉफ्ट में। इसके अलावा फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑन वाटर, कुछ वस्तुएं पानी के ऊपर तैरने लगती हैं और कुछ डूब जाती हैं, तो तैरने और डूबने के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, समझ रहे हो। और इसके अलावा सॉल्युबिलिटी के आधार पर, जल में विलेयता के आधार पर, कुछ चीजें आपने देखी होंगी, कुछ पदार्थ जिनको पानी में मिलाया जाए तो वो पानी में घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो उनको सॉल्युबल कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा चीनी या नमक, ठीक है, ये दोनों ही जल में डालने पर घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। फिर एक पूरा फेज आ जाता है जो पानी का रहता है, समझ रहे हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि रेत या मिट्टी आपने कभी देखी होगी, वो पानी में गिर गई है या पानी में है तो वो वैसी ही रहती है, जब तक आप उसको सेपरेट नहीं करेंगे वो घुलती नहीं है, समझ रहे हैं।
तो विलेयता के आधार पर भी दो समूह बनेंगे, एक विलेय का और एक अविलेय का। घुलनशील और अघुलनशील का आप बोल सकते हैं। जो घुल नहीं रहे हैं उनको आप क्या कहोगे, अविलेय कहोगे, और जो घुल जा रहे हैं, विलीन हो जा रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। ठीक है ना। तो जल में विलेय वस्तुएं जैसे चीनी हो गया, नमक है, नींबू का रस है, सिरका है, ऑक्सीजन, ये सारी कैसी होती है, विलेय होती है। और अविलेय में देखें तो बालू हो गया, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, तेल आदि, ये सारे कैसे हैं, अविलेय हैं। अमिसिबल और इमिसिबल लिक्विड, द्रवों में आपने ऐसे गुण देखे होंगे कि दो द्रव आपस में मिल जाते हैं, जैसे दूध में अगर पानी मिलाया जाए तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देते। लेकिन वहीं अगर आप ऑयल और वाटर को मिलाना चाहें तो उनकी अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है ना, तो उनको इमिसिबल कहा जाता है। ठीक है, और जैसे दूध और पानी है उनको क्या कहा जाता है, उन दोनों को मिसिबल कहा जाता है। समझ रहे हैं। तो कुछ लिक्विड या कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं या घुल जाते हैं, उनको मिसिबल लिक्विड्स यानी मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको मिलाया नहीं जा सकता, यानी कि वो अलग अलग इस प्रकार के लेयर्स फॉर्म कर देते हैं, तो उनको कहा जाता है इमिसिबल या अमिश्रणीय द्रव। तो अमिश्रणीय द्रव जो होते हैं उनको पृथक करने के लिए या तो डिकेंटेशन प्रोसेस आप लोग अपनाते हैं, इसमें निथार लिया जाता है, या फिर ये सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ से आप लिक्विड का मिक्सचर जो है उसको डालेंगे, अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी, यहाँ से स्टॉप कॉक को लूज करेंगे, धीरे धीरे जो नीचे वाला लिक्विड है उसको आप यहाँ कलेक्ट कर लेंगे और ऊपर वाला लिक्विड इसी में रह जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने अपना चैप्टर यहाँ पर देखा, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि हमने ये पूरा रिवाइज कर लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।